हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एनल फिशर यानी कि भगंदर के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि भगंदर क्या होता है और उसमें क्या क्या समस्याएं होती हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भगंदर है क्या। तो वीडियो में पूरा बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं एनल फिशर यानी कि भगंदर है क्या। तो एनस की एबनॉर्मल कंडीशन, ये देखिए आप देख सकते हैं एनस की एबनॉर्मल कंडीशन, जिसमें एनस की इंटरनल बॉल पर पेनफुल क्रैक हो जाता है। ये जो हमारी जो एनस है यानी कि जहाँ से मल निकलता है, मल द्वार जिसे बोलते हैं मल द्वार, यहाँ से हमारा स्टूल पास होता है, वहाँ पे उसे बोलते हैं एनस। तो उसकी जो बॉल है, इंटरनल बॉल, जो अंदरूनी आंतरिक सतह है, त्वचा है, वहाँ पे क्या होता है पेनफुल क्रैक यानी कि क्रैक पड़ जाते हैं, चटक जाती है हमारी त्वचा। जो इंटरनल त्वचा त्वचा है, आंतरिक त्वचा, उसमें चटक जाती है। तो उसे क्या होता है, उसे बोलते हैं एनल फिशर, उसे भगंदर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, कभी काफ़ी काफ़ी पुराना हो जाता है या काफ़ी समय तक इसका इलाज ना हो जाने से उसमें पस फॉर्मेशन भी हो जाता है, यानी कि पस भी बनने लगता है। कोई भी जख्म हो गया तो आप उसको क्योर नहीं करेंगे तो उसमें नॉर्मल सी बात है कि आपको पस बनने लगेगा। तो इसीलिए इसको बिल्कुल केयर करना चाहिए, क्योंकि इसे ज़्यादा हैवी रूप ना लेने दें, क्योंकि इसमें आपको ही बहुत दिक्कत हो सकती है। सबसे मेन चीज़ होती है स्टूल पासिंग करने में आपको दिक्कत होगी और उसमें ब्लडिंग भी होगी। तो इसके कॉज यानी कि कारण को भी जानते हैं कि ये होता क्यों है। तो कॉज इसके हैं हार्ड स्टूल पासिंग, यानी कि जो हमारा स्टूल है बहुत ही हार्ड हो चुका है, उसमें पानी की मात्रा नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। एक देखो पानी की मात्रा कम होती है लेकिन होती ज़रूर है स्टूल में। अब क्या होता है, कभी कभार हमारी बड़ी आंत बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ती है, बिल्कुल हार्ड कर देती है। तो उस वजह से भी हमें जो है एनल फिशर यानी कि भगंदर हो जाता है, यानी कि त्वचा जो है वो चटक जाती है, खुश्कपन से त्वचा चटक जाती है। या फिर हम कभी कभार पानी की मात्रा बहुत कम कर देते हैं, उस वजह से भी हमारा स्टूल है बहुत ही शुष्क यानी कि बिल्कुल सूखा हुआ होता है, टाइट होता है, यानी कि बहुत हार्ड हो जाता है स्टूल। तो या फिर कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज रहता है, बार बार आप जाएंगे स्टूल पासिंग के लिए तो उसमें भी आपको दिक्कत आएगी, उसमें भी आपको एनल फिशर हो सकता है। कि इसीलिए कहते हैं बार बार आपको नहीं जाना है, दिन में एक बार ही जाएं। तो आगे बात करते हैं क्रॉनिक डायरिया। ये देखिए, या तो फिर आपको क्रॉनिक डायरिया हो रही है, उसमें भी आपको बार बार जाएंगे, बार बार प्रेशर पड़ेगा, तो उसमें भी आपको एनल फिशर हो जाता है। या फिर एनल कैंसर, कुछ लोगों को होता है एनल कैंसर हो जाता है, उस वजह से भी हो जाता है। बाउल की इन्फ्लामेटरी डिजीज़, जो होता है बाउल, बाउल होता है स्टमक की आंतों से लेकर, उन्हें सबको बाउल बोलते हैं जहाँ ठीक है। तो उसे बाउल को होता है बाउल की इन्फ्लामेटरी डिजीज़, यानी कि जो इतनी पेट की होती है, पेट जहाँ पे स्टोरेज होता है वहाँ से लेके जहाँ तक स्टूल पास होता है, तो वहाँ से वहाँ तक की जो भी सतह है, यानी कि छोटी आंत बड़ी आंत, उस सबको बाउल बोलते हैं, ठीक है। तो इसे बाउल की इन्फ्लामेटरी डिसीज़, बाउल में यानी कि जो हमारा स्टमक है, जहाँ से मतलब भोजन पचना शुरू होता है और जहाँ तक ख़त्म, यानी कि स्टूल निकलने तक की जो भी अंग होते हैं उन सबको बाउल होते हैं बोलते हैं। तो उसमें क्या होती है, सूजन आ जाती है, उन अंगों में सूजन आ जाती है, उस वजह से भी हमें जो है एनल फिशर यानी कि भगंदर हो जाता है। अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें कि क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे हमें पता चले कि हमें भगंदर हुआ है। तो इसमें स्टूल की साइड लाइनिंग पर ब्लड की ड्रॉप्स होती हैं। क्या होता है, जैसे कोई भी ऐसे स्टूल निकल रहा है, स्टूल निकलेगा तो उसकी जो साइड वाली लाइनिंग होगी, कोई भी मान लीजिए स्टूल है तो इसकी स्टूल की ये साइड लाइनिंग ये होती हैं, बिल्कुल किनारों पर खून की कुछ बूंदें होंगी। बवासीर में क्या होता है, यानी कि जो बवासीर होती है उसमें हमारे ब्लीडिंग जो है बूंद बूंद करके चूती है और इसमें टपकती है, बूंद बूंद भर कर करके ब्लीडिंग होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारे आपके जो भी स्टूल है उसमें साइड की लाइनिंग में बिल्कुल चिपकता हुआ आएगा, ब्लीडिंग जो होगी, ब्लीडिंग उसमें भी होती है, बवासीर में भी, और एनल फिशर यानी भवंगंदर में भी ब्लीडिंग होती है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये होता है, उसमें एनल जो है
एनएस जो है वो स्टूल पासिंग के बाद से उसमें बूंद बूंद करके टपकने लगता है। और इसमें जो होता है आपको स्टूल है, स्टूल में साइडिंग की लाइनिंग जो होती है उसमें आपका ब्लड लगता हुआ आता है। दूसरा चीज़ क्या है, बर्निंग सेंसेशन, आपको जलन होगी। कोई भी जख्म होगा उसमें कोई से भी जैसे कि स्टूल रगड़ता हुआ आएगा यानी कि लगता हुआ आएगा, तो उस वजह से बर्निंग सेंसेशन भी होगी। और किसी भी जख्म में अगर कोई भी चीज़ लगती है तो उसमें जाहिर सी बात है सीवियर पेन भी होगा। और कंफर्ट यानी कि जब बर्निंग सेंसेशन होगी, सीवियर पेन होगा, तो डिस्कम्फर्ट भी यानी कि बेचैनी भी होगी आपको। आगे आप बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट आपको देना है। तो देखिए, कब्ज ना हो उस वजह से आपको गैस का कैप्सूल भी देना पड़ेगा या गैस की टैबलेट देनी पड़ेगी। तो गैस के कैप्सूल या टैबलेट के लिए आपको रेंटेक यानी रेनिटिडीन 150 mg की टैबलेट आती है, उसको आप लेंगे BD यानी कि 2 बार। रेंटेक यानी कि रेनिटिडीन, इसमें सॉल्ट होता है। इसमें आपको 150 mg की जो टैबलेट है उसे 2 बार सुबह खाली पेट, या फिर आपको सुबह भी खाली पेट एक बार लेना है और फिर शाम को खाना खाने से 20 से 25 मिनट पहले लेनी है। कैप्सूल रेबीप्राजोल यानी रेंटेक अगर आप नहीं लेते हैं तो उसकी जगह आप रेबीप्राजोल 40 mg यानी कि 40 mg का ले सकते हैं। आप इनमें से कोई सा एक चूज कर सकते हैं, एक ही लीजिए, दोनों नहीं लेना है, सिर्फ एक लेना है। फिर उसके बाद आप क्या करना है, लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन की एक सिरप आती है, उसको आपको 20 ml रात में पीना है, बिल्कुल सोते वक्त। जिस समय आप सोने जाएं उस समय आप 20 ml पी लीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो भी स्टूल है बिल्कुल आराम से पास होगा, उसमें आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। स्टूल की जो पास होगा, जो आपकी एनएस है, एनएस में ये लाइनिंग में लग जाता है, लिक्विड पैराफिन चिपक जाता है, उस वजह से बिल्कुल मुलायम हो जाता है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है उस वजह, जिससे कि आपको इसमें फिशर में आपको दिक्कत नहीं होती स्टूल पासिंग के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कैप्सूल कौन सा लेना है इसके साथ। ये तो आपको बता दिया क्यों लेना है, स्टूल को आपको आसानी से पास हो, ये आपके गैस के लिए फार्मूला हो गया। फिर उसके बाद जो आपको क्रैक यानी कि जख्म हुए हैं जो भी, तो उसको ठीक करने के लिए आपको एमोक्सिसिलिन और CB यानी क्लेबुलानेट नाम की टैबलेट आती है 625 mg की, वो आपको सुबह शाम लेनी है। ठीक है, ये आपकी हो गई जख्म को सही करने के लिए यानी कि एनल फिशर को सही ठीक करने के लिए। अब आगे बात करते हैं कि आपको दर्द है तो उसको कैसे सही करेंगे। आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल ये टैबलेट आती है, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल की, वो दर्द कम करने के लिए ये आपको लेनी है BD यानी कि सुबह शाम लेनी है। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तब आपको दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, लेकिन वो रेयर केस में जब आपको दर्द ज़्यादा हो तब। ठीक है, तो ये आपको दर्द कम करने के लिए हो जाएगी। तीसरी और चीज़ आपको लेनी है, ऑइंटमेंट लेना है, यानी कि क्रीम नुमा होती है, क्रीम जैसे लगाते हैं वो, तो उसका होता है डिल्टिया जैम। डिल्टिया जैम ये सॉल्ट है, इसका अदर ब्रांड नेम कई होंगे, लेकिन मैं आपको सॉल्ट बताते हैं ताकि आपको कोई भी मेडिसिन लेने में परेशानी ना हो, आपको ढूंढने ना पड़े ज़्यादा। ठीक है, तो डिल्टिया जैम 2% होता है, ये ऑइंटमेंट होता है, इसको आपको लगाना है। उसमें आपको सारे कुछ चीज़ें दी होंगी कि कैसे आपको लगाना है, तो आपको ये डिल्टिया जैम एनस में लगाना है ताकि वहाँ पे जो शुष्कपन है यानी कि खुश्की है और जो चटका हुआ है, क्रैक हुए हैं, वो हील हो सकें। तो उसको हीलिंग के लिए आपको डिल्टिया जैम जेल लगाना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि जितने भी परेशानी में हैं एनल फिशर जिसको भी हुआ है उसको आराम मिल सके।